नमस्कार, आप सभी का स्वागत न्यूज नाइट में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। न्यूज नाइट में बात करेंगे दिन भर की तमाम खास खबरों की जो कि लगातार आज सुर्खियों में रही हैं। कौन सी वो खबरें थी वो आपको बताएंगे। खासतौर से अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल की, जहां पर हमने देखा यहां पर 15 बूथों पर आज पुनर्मतदान हुआ और ये जो पुनर्मतदान हुआ यहाँ भी हमने आंकड़ा देखा, करीब 86-87% से अधिक जो वोट है वो यहाँ पर डाले गए हैं, जो कि अपने आप में बताता है कि कैसे शांतिपूर्ण ढंग से भी जो पुनर्मतदान है वो संपन्न हो पाया है। साथ ही बात करेंगे कि आखिरकार फिर से ममता बनर्जी को सुप्रीम फटकार क्यों पड़ी। आखिर लगातार वो अपनी दलीलें देती हैं लेकिन होता वही है, सुप्रीम फटकार उनको इस बार भी मिली है और 4 मई से पहले ही एक बड़ा झटका यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। और साथ ही आज खासतौर से बात करेंगे कि कैसे आपदा या खासतौर से किसी भी आपातकाल स्थिति में स्वदेशी अलर्ट जो है वो कैसे आप तक पहुंच पाएगा, क्योंकि आज हमने देखा न जाने कितने ही ऐसे जो मोबाइल उपयोगकर्ता हैं उनके पास जो अलर्ट था आज वो पहुंचा, देश भर में ट्रायल किया गया। क्या कुछ खास है इसमें बताएंगे आपको, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं न्यूज नाइट में हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल में 15 बूथ पर पुनर्मतदान। दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्टा में तनाव। टीएमसी नेता की धमकी के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। मतगणना को लेकर चुनाव आयोग तैयार। राज्य में अतिरिक्त 165 काउंटिंग ऑब्जर्वर और 77 पुलिस ऑब्जर्वर तैनात। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की टीएमसी की याचिका। मतगणना कर्मियों पर निर्वाचन आयोग का फैसला बरकरार। भाजपा ने कहा संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करने वाली टीएमसी 80 से अधिक बार खा चुकी है सुप्रीम फटकार। आपदा के अलर्ट की स्वदेशी तैयारी। स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम का परीक्षण। फोन पर आया अलर्ट। दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा आपदा के समय सुरक्षा सुनिश्चित करना है उद्देश्य। जम्मू और श्रीनगर के बीच यात्रा हुई सुगम। शुरू हुआ जम्मू तवी श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन। 5 घंटे से भी कम समय में तय होगी दूरी। राज्य में पर्यटन के साथ साथ विघटन बढ़ने की उम्मीद है। और महिला T20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम का हुआ ऐलान। हरमनप्रीत कप्तान, स्मृति मंधाना उप कप्तान। इंग्लैंड और वेल्स की मेजबानी में 12 जून से शुरू होगा क्रिकेट का महासंग्राम। और आइए न्यूज नाइट में सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पर चुनाव आयोग के जरिए निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करते हुए दक्षिण 24 परगना जिले के 15 बूथों पर पुनर्मतदान संपन्न हुआ। ताजा आंकड़ों की अगर बात करें तो मगराहाट पश्चिम में 86.11% और डायमंड हार्बर में 87.60% से अधिक जो मतदान है वो दर्ज किया गया। इस बीच फलता विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय लोगों ने पुनर्मतदान की मांग करते हुए स्थानीय लोगों ने आपको बता दें विरोध प्रदर्शन किया और टीएमसी नेताओं पर धमकी का आरोप भी लगाया। इस बीच चुनाव आयोग मतगणना की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। पश्चिम बंगाल में चुनावी हलचल चरम पर है। शनिवार को दक्षिण 24 परगना जिले में डायमंड हार्बर और मगराहाट पश्चिम के 15 बूथों पर पुनर्मतदान संपन्न हुआ। लोगों ने एक बार फिर बड़ी संख्या में घरों से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं दूसरी ओर इसी जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय लोगों ने पुनर्मतदान की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले बुधवार को उन्हें वोट डालने से रोका गया था। अब टीएमसी नेता उन्हें घर जलाने और रक्तपात करने की धमकी दे रहे हैं। इस मामले में तृणमूल उम्मीदवार जहांगीर खान का नाम भी सामने आया है। आरोप है कि उनके करीबी पंचायत प्रधान इसराफिल चौकदार और सुजाउद्दीन शेख के नेतृत्व में धमकियां दी जा रही हैं। বেঙ্গল পুলিশরা সকাল থেকে আমরা আছি ইসরাফিলকে ধরার জন্য। ইসরাফিল বাড়ি বাড়ি আগুন লাগিয়ে দিবে বলেছে আর বলেছে রক্তপাত করে দিব 4 তারিখে। আমরা জিতি আইতের মধ্যে আসি। हम पर हमला किया है, हमको काट डालेगा, मार डालेगा, हमको घर से निकाल दिया गया था। इसराफिल चौकदार है, हमको इसराफिल को गिरफ्तार चाहिए, हमको सुरक्षा चाहिए, महिला को सुरक्षा चाहिए। इस बीच तृणमूल के पंचायत सदस्य आतिकुल्ला मोल्ला प्रदर्शनकारियों से बात करने पहुंचे तो उन्हें देखते ही प्रदर्शनकारी और भी भड़क उठे। उनका कहना है कि पंचायत प्रधान इसराफिल चौकदार और सुजाउद्दीन शेख के अत्याचार में अतिकुल्ला भी भागीदार है।
स्थिति को देखते हुए फलता में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है। सीआरपीएफ का एक आर्म्ड वाहन भी लगाया गया है। चुनाव आयोग ने इस पूरे प्रकरण पर स्थानीय प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है। साथ ही इसराफिल और सुजाउद्दीन के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस मामले में केस भी दर्ज कर लिया गया है। अभी कंट्रोल है। इन लोगों का कुछ स्पेसिफिक डिमांड है। हम लोगों ने कुछ इंटिमिडेशन का इश्यू है, उसके ऊपर केस भी हुआ है। फलता में पुनर्मतदान होगा या नहीं, इसका अंतिम फैसला चुनाव आयोग करेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने साफ किया कि केवल लोगों की मांग के आधार पर पुनर्मतदान का प्रावधान नहीं है। There is nothing in the RP Act or conduct of election rules. If somebody asks election repoll has to be done on that basis. Repoll is already or only done. इस बीच चुनाव आयोग 4 मई को होने वाली मतगणना की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। मतगणना को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने राज्य में 165 अतिरिक्त काउंटिंग ऑब्जर्वर और 77 पुलिस ऑब्जर्वर तैनात किए हैं। ये नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 324 और संबंधित कानूनों के तहत की गई है। जिन क्षेत्रों में एक से अधिक काउंटिंग हॉल हैं, वहां अतिरिक्त ऑब्जर्वर लगाए गए हैं। मतगणना केंद्र में प्रवेश QR कोड आधारित पहचान पत्र से ही होगा और मोबाइल फोन ले जाने पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। गणना परिणामों का प्रपत्र गणना एजेंटों की उपस्थिति में तैयार किया जाएगा। प्रत्येक टेबल पर माइक्रो ऑब्जर्वर स्वतंत्र रूप से परिणाम नोट करेंगे और क्रॉस सत्यापन के लिए काउंटिंग ऑब्जर्वर को सौंपेंगे। तमाम सुरक्षा और कड़े बंदोबस्त के बीच देखना होगा कि नतीजा किसके पक्ष में आता है। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। तो देखना यही होगा जो नतीजे हैं वो किस तरफ जाते हैं, यानी किसके पक्ष में आते हैं। लेकिन उससे पहले ही अगर देखा जाए, पश्चिम बंगाल में मतगणना से ठीक पहले टीएमसी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मतगणना में केंद्रीय और पीएसयू कर्मचारियों की तैनाती को चुनौती देने वाली टीएमसी की याचिका पर कोई अतिरिक्त आदेश देने से इनकार कर दिया। पश्चिम बंगाल मतगणना को लेकर विवाद अब खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा मतगणना कर्मियों की नियुक्ति से जुड़े 13 अप्रैल के सर्कुलर को गलत मानने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि इसमें किसी अतिरिक्त आदेश की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच ने स्पष्ट कहा कि चुनाव आयोग मतगणना के लिए कर्मचारियों का चयन कर सकता है और सिर्फ इस आधार पर कि केंद्रीय कर्मचारियों को लगाया गया है, सर्कुलर को गलत नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि नियमों के तहत केंद्रीय या राज्य सरकार दोनों में से किसी भी समूह से कर्मियों की नियुक्ति संभव है। पीठ ने यह भी कहा कि यदि आयोग एक ही समूह यानी केंद्रीय कर्मचारियों के पूल से चयन करता है, तब भी इसे नियमों के विपरीत नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि मतगणना के समय प्रत्याशियों के एजेंट मौजूद रहेंगे, माइक्रो ऑब्जर्वर भी रहेंगे और पूरी प्रक्रिया निगरानी में होगी। इसलिए सिर्फ आशंका के आधार पर हस्तक्षेप का आधार नहीं बनता। भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी को संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि बीते 10-12 वर्षों में टीएमसी 80 बार से अधिक बार कोर्ट जा चुकी है और हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी चुनावों में टीएमसी की गुंडागर्दी को आड़े हाथ लिया और कहा कि केंद्रीय बलों की मौजूदगी में इस बार बंगाल के लोग भय मुक्त होकर मतदान कर सके। शांतिपूर्ण मतदान होने पर किसी को समस्या उत्पन्न हो रही है, इससे बहुत साफ है कि हिंसा, दबाव, भय और आतंक के आधार के ऊपर जो सत्ता बनाने का प्रयास था, वह आज पूरी तरीके से भरभराता जा रहा है। और न्यायालय को इतनी बार जाना, मुझे लगता है कि यह न सिर्फ आपकी राजनीतिक हताशा को दर्शाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि संवैधानिक व्यवस्थाओं में आपकी आस्था नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जा सकते, लेकिन बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी जो है टीएमसी, उनकी जुबान से धर्म की कहानी ना सुनाए तो बेहतर होगी। क्योंकि बंगाल में हमारे तजुर्बे यह कहते हैं कि लगातार पंचायत चुनाव से लेकर नगर पालिका से समव्यय और यहाँ तक भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के चुनाव में भी नामांकन भरने नहीं दिया जाते। बंगाल में इस बार मैंने ये देखा कि चुनाव के दिन कम से कम केंद्रीय बल की उपस्थिति में तत्परता से आम लोग वोट दान में सक्षम हुई। भयभीत ना होते हुए लोग चुनाव में शिरकत किए।
दरअसल निर्वाचन आयोग ने 13 अप्रैल को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि मतगणना की हर टेबल पर एक केंद्रीय या पीएसयू कर्मचारी का होना अनिवार्य होगा। टीएमसी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय कर्मचारी भाजपा के प्रभाव में काम कर सकते हैं। टीएमसी ने राज्य सरकार के कर्मचारियों की भी नियुक्ति की मांग की। निर्वाचन आयोग के सर्कुलर के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका को शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब कानूनी लड़ाई खत्म हो चुकी है और नजरें मतगणना पर टिकी हैं, क्योंकि अब फैसला कोर्ट नहीं, जनता के वोट करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा जाए तो कई सवाल यहाँ भी खड़े होते हैं कि आखिर क्यों उन्हें किसी पर भी, यानी ममता बनर्जी को, ना संवैधानिक संस्थाएं बल्कि कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है। लेकिन बार बार दरवाज़ा खटखटाया जाता है और मुंह की खानी वहाँ से बार बार वो वापस भी लौटती हैं। इस पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यार अपने एक छोटे से ब्रेक के लिए बहुत जल्द लौटने हैं। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ पर। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप एमडीएस का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप जीरा सिप प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप एमडीएस का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप स्लीव्स रखना है डोरी के साथ और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त सी फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? Just looking like a wow. फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ! फर्जी ऑफर्स से सावधान। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत न्यूज़ नाइट में। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया, पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए ना, सिर्फ हमने देखा किस तरीके से अलग अलग बूथ पर पुनर्मतदान हुआ 15 सीटों पर, बल्कि यहाँ पर एक बड़ा झटका जो ममता बनर्जी को लगा है सुप्रीम कोर्ट से, और उसी को लेकर हमारा विशेष, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी की हार हुई। अब 4 मई का इंतजार है। जी हाँ, एक हार का सामना फिर से करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी को, और अब 4 मई का जो इंतजार है वो करना बाकी है, यानी जनादेश जो है वो किस तरह का रहता है। लेकिन उससे पहले तमाम तरह की जो अटकलें हैं वो हमने देखा किस तरीके से लगाई गई। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ माधवी अग्रवाल जी जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता हैं भाजपा की, और अनंत विजय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। माधवी जी, पहले आपके पास में आना चाहूँगा, क्योंकि अगर देखा जाए ऐसा कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ है। पहले हाईकोर्ट से मुक्की खाई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी वही जवाब मिला। क्या माना जाए, क्या अभी भी जो भरोसा है वो संवैधानिक संस्थाओं पर नहीं है और उनको यही लगता है कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है? बिल्कुल, देखिए ममता बनर्जी को कभी भी इनको भरोसा नहीं रहा है। हमेशा से वो ऐसी कोशिश करती रहती है ताकि लोगों में गलत मैसेज जाता रहे और ताकि ये बता सके कि भाई उनको एक अंदाजा तो हो ही गया है कि भाई इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरीके से चुनाव लड़ी और जो उनकी टेंडेंसी थी, जो स्ट्रैटेजी रहती थी हमेशा से भड़काने के बाद या फिर ऐसा कुछ उपद्रव मचा दो ताकि लोग वोट ना दे पाए, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का ये नारा ही था कि भय मुक्त बंगाल होगा और अपने मतदान को आप ठीक तरीके से दे पाए। ये सबसे जरूरी संवैधानिक जो अधिकार है उसका हनन कई सालों से पश्चिम बंगाल में होता रहा है। तो ममता बनर्जी को ये पता है कि सर लोगों ने तादाद में निकल के वोट दिए हैं, महिलाओं के वोट अच्छे पड़े हैं, लोगों का यहाँ खून खराबा नहीं हुआ है, लोग भय मुक्त होकर अपने मतदान को कर सके। ये जो एक खलबली है, जो डर है ना, ये इनको ऐसे बार बार ऐसी चीजें करने के लिए मजबूर कर रहा है जिससे ये मैसेज दे सके कि भाई हम तो जीत रहे हैं, हम जीतने वाले हैं, ये हमें अड़चन पैदा कर रहे हैं। तो ये एक मतलब गलत तरीके से लीड करना पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की आदत हो गई है। लोगों तक गलत मैसेज पहुंचाना ये ममता बनर्जी की आदत हो गई है और इसी के मद्देनजर ये सारी कोशिशें करती रहती है, जिसकी वजह से बार बार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को जो है इस पे हस्तक्षेप करना पड़ता है और ये जाती है दौड़ कर। लेकिन उसका परिणाम क्या होता है?
जो सच्चाई नहीं होगी, और सच्चाई का जो है ये सामना करने से कतराते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि जो डरा धमका के आज तक जो राजनीति करते आए हैं उससे मुक्त बंगाल ना हो सके, इनका वर्चस्व बना रहा है। पश्चिम बंगाल में इसी तरीके से लोग डर के सहम के राजनीति, बिल्कुल, लेकिन अब बदलाव जो है वो नजर आ रहा है और इसी वजह से 4 मई का भी इंतजार है। अनंत जी, आपसे भी जानना चाहूंगा, क्या वाकई हार की बौखलाहट है ये? क्योंकि अगर देखा जाए पिछले अगर 3 से 4 दिनों की भी हम बात करें, ना सिर्फ हाईकोर्ट से भी वही जवाब मिलता है, इलेक्शन कमीशन में भी हम देखते हैं किस तरीके से कहीं ना कहीं कोशिश की जाती है, दबाव बनाने की कोशिश, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से भी वही स्थिति। तो जो भरोसा है शायद अपने ऊपर से ही उठ गया है। मुकुल जी, देखिए, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ममता बनर्जी के पिछले दिनों के बॉडी लैंग्वेज को अगर एनालाइज करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि ममता बनर्जी किसी भी चीज से परेशान / घबराई हुई नजर आती हैं। तो अब पता नहीं ये किसी आशंका से ऐसा उनके मन में हो रहा है या उनकी स्ट्रेटजी है, ये तो 4 तारीख को जब मतपेटियां खुलेंगी, ईवीएम खुलेंगे तभी पता चल पाएगा। लेकिन ऐसा जरूर है कि ममता बनर्जी दबाव में है, क्योंकि जिस मुद्दे पर वो सुप्रीम कोर्ट में आई है वो मुद्दा ही नहीं था। उनके वकील ने भी सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम तो बस इंश्योर करना चाहते थे। अरे जो सर्कुलर में उसको इंश्योर कराने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट में आने की क्या आवश्यकता थी भाई? और सुप्रीम कोर्ट में जब उनके वकील ने दलील देना आरंभ किया तो जैसे ही चुनाव आयोग के वकील ने बोला, उन्होंने कहा हाँ हम तो इससे सहमत हैं, क्योंकि उसमें सब स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि हर मतदान केंद्र पर 2 में से 1 केंद्र सरकार का कर्मचारी होगा। ये कहीं नहीं लिखा हुआ था सारे केंद्र सरकार के कर्मचारी होंगे। और दूसरी बात यह कि अगर केंद्र सरकार के कर्मचारी होंगे भी तो इससे भय की क्या बात है जी? अगर केंद्र सरकार के कर्मचारी ना तो ममता जी के होते हैं ना भारतीय जनता पार्टी के समर्थक होते हैं, क्या ममता बनर्जी ऐसा मानती है कि राज्य सरकार के सारे कर्मचारी ममता बनर्जी के सपोर्टर हैं और केंद्र सरकार के सारे जो कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक? ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो फिर ये देश इस तरह से संविधान सम्मत तरीके से चल नहीं पाता। बिल्कुल, लेकिन उसी में विश्वास कहीं ना कहीं उनका कम नजर आता है। सोफिया खान जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, टीम से समर्थक भी हैं। सोफिया जी, आपसे ये समझना चाहूंगा, क्या केंद्रीय कर्मचारियों से किस बात का डर? अगर एक कर्मचारी वहां पर है मतगणना के लिए तो किस बात की वहां पर कोई आशंका उनको लगी? नमस्कार, आदाब आप सभी को। ठीक है, अगर मैं अदर वे राउंड बात बोलूं तो डर तो उन्हें भी नहीं होना चाहिए। अगर बंगाल का चुनाव है, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से चुनाव के वक्त भी स्टेट के जो बीएलओज ने काम किया या स्टेट के ही कर्मचारियों ने सारी चीजों को इलेक्शन भी संपूर्ण करने में उन्होंने मदद की, तो मुझे लगता है कि अभी चुनाव के ये काउंटिंग के समय उनको हटाना या उनको नहीं रखना, ये मुझे लगता है एक अपने आप में एक समझ में आती है कि एक हो सकता है, एक ना भी नहीं भी हो सकता और हो भी सकता है कि एक षड्यंत्र का ये भी एक हिस्सा हो, क्योंकि जो विश्वसनीयता चुनाव आयोग ने या केंद्रीय एजेंसियों ने जिस तरीके से खो दी है, खासकर विपक्ष ये मानते हैं कि अभी इन पर विश्वास मतदान हो रहा है और आप कह रही हैं कि उन्होंने विश्वसनीयता खो दी है। अब से पहले इतनी बड़ी जो प्रतिशत है, वोट प्रतिशत, वो बंगाल में नजर नहीं आया था और फिर भी आपको लगता है कि विश्वसनीयता खो रहे हैं? देखिए, वोट प्रतिशत क्यों बढ़े हैं ये हम सबको पता है। एसआईआर हुआ है पश्चिम बंगाल में और एसआईआर कई सालों के बाद हुआ है और जिस तरीके से हुआ है ऐसे में लोग पहले तो ये कहा गया कि एसआईआर हुआ इसलिए वोट प्रतिशत कम हो जाएगा, प्रमाण करने के लिए भी किया। अभी देखिए सही गलत, अब ये आज का हमारा टॉपिक नहीं है। एसआईआर को लेकर हमने कई बहस कर ली है इसके ऊपर, वो छोड़ दीजिए। जो होना था, व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन। अब तो जिनके लोग के नाम कटने थे कट गए, सारी चीजें हो गई। लेकिन मैं अगर करंटली अभी की बात करूँ ना, अभी तो विश्वसनीयता नहीं। और वोट परसेंटेज क्यों बढ़े हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है और पूरे देश को पता है कि जाहिर सी बात है कि जो लोग जो वोट नहीं भी करते थे, जो लोग आलस खाते थे, जो अन्य राज्यों में रहते थे, आना जरूरी नहीं समझते थे, उन्होंने भी आकर वोटिंग की है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई बम्पर वोटिंग हुई है तो भाई बदलाव के लिए हुआ है या इनकी कोई लहर है या एंटी इनकम्बेंसी की वजह से हुई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि वोटिंग परसेंटेज पहले भी, मैं पहले की बात करी जब एसआईआर नहीं था, पिछली बार भी 84% हुआ था, जो अपने आप में कम नहीं होता। तो लेकिन 92-93% नहीं आया था। 92-93% सोफिया जी उसमें नहीं आया था। माधवी जी, आप किस तरीके से देख रही हैं? इनका तो मानना यही है कि कुछ बदल नहीं रहा है और ना ही कुछ बदलाव होगा, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों एक डर है। देखिए, कुछ अच्छा होगा तो फिर किसी कारण से हुआ होगा, लेकिन बुरा होगा तो बीजेपी ने कर दिया, चुनाव आयोग ने कर दिया, केंद्र सरकार ने कर दिया। भाई यही हम लोग देखते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं। एसआईआर पर भी आप लोग जो आज इसकी सराहना कर रहे हैं कि जिसकी वजह से बहुत सारे लोग निकलकर भारी तादाद में लोगों ने वोट दिया, खास करके महिलाओं ने भारी मात्रा में वोट दिया, तो एसआईआर की वजह से अगर आप कह रहे हैं तो पहले तो आप लोग एसआईआर का विरोध ही कर रहे थे ना कि एसआईआर क्यों हो रहा है, एसआईआर होगा तो लोग कैसे डर जाएंगे, उनके बोलेंगे कि भाई तुम जाओ के अंदर में बंदूक देके जो है ना भेज दो कि भाई वोट देना ही होगा, सर पे बंदूक लटकाया है, मेरे लिए तो ये वही है ना।
बिल्कुल, ये तो हमने देखा था सोफिया जी कैसे धमकाया जा रहा था वोटिंग के लिए, उससे पहले किस तरीके से लगातार धमकियां दी जा रही थी वोटर्स को। जी माधवी जी, पहले अपनी बात पूरी कर लीजिए। जिस राज्य में 2021 के इलेक्शन में 60 लोग मारे जाते हैं, पंचायत इलेक्शन में 109 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, 2019 के इलेक्शन में जो है 2021 के इलेक्शन में 30 महिलाओं के साथ बलात्कार हो जाता है, उस राज्य में आप किस चीज की उम्मीद करते हैं? आज हमारे लिए बंगाल का पैमाना ये हो गया है कि पश्चिम बंगाल में एक भी खून नहीं हुआ, एक भी मर्डर नहीं हुआ, एक भी जो है लोग मारे नहीं गए। इस वजह से हम लोग इसकी सराहना कर रहे हैं और उसी सराहना तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में बीएलओ मरे हैं इलेक्शन के पूरे प्रोसेस में, उसके बारे में बात कीजिए। ये जो 4 महीने में 200 लोगों की जाने गई हैं, वो जाने नहीं है क्या? जस्ट बिकॉज वो आपके सोफिया जी देखिए, हर जान कीमती है। चुनाव आयोग तो लगातार इस बात को कह भी रहा था, लेकिन पार्टी और खासतौर से टीएमसी किस तरह का रवैया रहा, बिल्कुल नहीं। देखिए उन्हीं राज्यों के बारे में बात करते हैं जहां तर्क दीजिए सोफिया जी, तर्क दीजिए यहाँ पर, हुए हो या लोगों के साथ मृत्यु हुई हो, बिल्कुल। अनंत जी, आपसे मैं टिप्पणी लेना चाहूंगा। सोफिया जी का ये कहना कि यहाँ तो और हालात बुरे बद से बदतर होते जा रहे हैं। ये वही पार्टी के समर्थक थे जो कि कर्मचारियों को घेर लेते हैं। अलग अलग जो कर्मचारी जाते हैं चुनाव आयोग के, उनको घेर लिया जाता है, उनको कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कैसे घंटों तक उनको रखा जाता है, और उसके बाद इस तरह का बयान देना कि यहाँ तो सब सही है और हम तो बदलाव की उम्मीद भी नहीं रखते हैं। सुनिए, अगर मैं आकर बोलूं, मैं आज आपको बोलूं अचानक से आके कि इतने दिन तक आपने जुड़े हुए थे और अचानक से आप जो है इस देश के नागरिक नहीं है, तो अभी आपका क्या रिएक्शन होगा, पहले आप ये बताइए। सोफिया जी, ये तो किसी को बोला ही नहीं गया कि आप इस देश के नागरिक नहीं है। ये बात कही गई कि आप प्रमाण दीजिए, दस्तावेज दीजिए, और अगर वो भी नहीं है तो समय दिया गया। नहीं, सोफिया जी पहले बात सुनिए, पहले बात सुनिए, तर्क रखिए यहाँ पर। सोफिया जी, यही दिक्कत है, और कुछ ऐसा ही मेरे ख्याल से स्थिति टीएमसी के समर्थक जो है वो भी हमने देखा किस तरीके से करते थे जब चुनाव आयोग के कर्मचारी जाते थे। अनंत जी, आपकी टिप्पणी में लेना चाहूंगा, किस तरीके से आप देखते हैं? सोफिया जी अगर चुप रहे तो मैं बोलूं, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ राज्य सरकार के। जी अनंत जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारी को बनाम बनाने का कोई मुद्दा ही नहीं है। ये ममता बनर्जी ने शुरू किया जब एसआईआर के समय उन्होंने जो क्लास 2 ऑफिसर्स को देने से मना कर दिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को जजों को लगाना पड़ा उसके इस कार्य में। तो खैर छोड़ दीजिए, वो तो अब बहस का मुद्दा ही नहीं रहा, तो वो सारी चीजें समाप्त हो गई। अब तो चुनाव परिणाम पर सबका ध्यान लगा हुआ है जी। मैं सिर्फ इतना इस तरह से देखता हूँ बंगाल के चुनाव में कि ऐतिहासिक चुनाव था और 72 के बाद पहली बार बगैर किसी हिंसा के बंगाल में चुनाव हुआ। सिद्धार्थ शंकर रे ने 72 में चुनाव करवाया था, तब से बंगाल में हिंसा की शुरुआत हुई। कांग्रेस पार्टी के थे और उसको लेफ्ट ने अपनाया और उसी को ममता बनर्जी ने अपनाया। आज पहली बार ऐसा हुआ कि ममता बनर्जी के समर्थक जो हिंसा में लिप्त रहते थे वो हिंसा नहीं कर पाए। तो ये तो चुनाव आयोग की सफलता के तौर पर ही इसको रेखांकित किया जाना चाहिए और ये उल्लेखनीय कार्य किया था। चुनाव रुक जाइए भाई, आपको क्या बोलने की ना, बीजेपी को 4 मई के बाद बीजेपी का असली रूप नजर आएगा रस्तों पर। चलिए बिल्कुल, सब इंतजार कर रहे हैं। 4 मई के बाद बीजेपी का असली रूप नजर आ जाएगा। इसका मतलब इन लोगों की मुकुल जी, मुझे लगता है आपको भाषण देना चाहिए। माधवी जी, आप लोग करवाते हैं। सोफिया जी पहले उनको अपनी बात तो रखने दीजिए, 4 मई को तो सब साफ ही हो जाएगा। इल्जाम लगा रहे हैं कि ये मुझे लगता है कि जो टीएमसी की समर्थक है सोफिया जी, उनको जरा धैर्य रखना चाहिए और बात सुनना चाहिए। ये टीएमसी की संस्कृति है कि अपनी आलोचना भी सुनना नहीं चाहते हैं। आप अपनी आलोचना भी सुनना नहीं चाहते। ये टीएमसी की संस्कृति का मुजाहरा टीएमसी के समर्थक भी करने लगेंगे तो कैसे होगा? आपने अपनी बात रखी, मैंने आपको बीच में नहीं टोका। आप निरंतर बीच में बोलते जा रहे हैं, थोड़ा धैर्य रखिए भाई। मुझे लगता है कि सोफिया जी बात तो सुन लीजिए, नजर आ रही है। आप सच बोलिएगा, बात तो सुनिए। लेकिन आवाज को दबा दिया जाता है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी। ममता बनर्जी की तरह उनके समर्थक भी घबराए हुए दिख रहे हैं और मुझे लगता है कि वो जो सड़कों पे घबराए हुए दिख रहे हैं और टीएमसी के समर्थक स्टूडियो में भी घबराए हुए दिख रहे हैं। आप अपने समय में अपनी बात कहिए, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। मैंने आपकी बात काटी नहीं, आपको क्या पड़ी है भाई? इस तरह से बहस थोड़ी होती है। थोड़ा तो धैर्य का और संस्कार का परिचय दीजिए। मैं अपनी बात रख रहा हूं, आप अपने समय में अपनी बात रखिएगा। जब मुकुल जी आपको बोलने के लिए कहेंगे तो ये क्या बात हो गई कि बीच में चिल्लाने लग गई आप? ठीक तरीका नहीं है ये बात करना। सोफिया जी पहले सुन लीजिए। बोलिए, ज्ञान मत दीजिए, संस्कार हमारे अंदर बहुत ज्यादा है।
देखिए ज्ञान तो यहाँ सबके पास है, जो मुद्दा है उस पर बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल के लोगों में काफी संस्कार है। व्यक्तिगत उस पर नहीं जाता हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आज पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और उनके समर्थक जितने भी हैं सब क्यों घबराए हुए हैं, इसका पता कैसे चलेगा। ममता बनर्जी जिस प्रकार से 4 घंटे जाके स्ट्रांग रूम में बैठ गई, जबकि वो सामान्य प्रक्रिया थी कि पोस्टल बैलेट को छटाई करके एक तरफ रखा जाता था। 4 घंटे में उनको कुछ मिला नहीं, बौखला के बाहर निकली और बोली कि मैं इसलिए गई थी कि ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। इतना बड़ा बयान एक मुख्यमंत्री के तौर पर देना, जिंदगी और मौत का सवाल चुनाव को बना देना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किसी घबराहट का संकेत देता है और किसी आशंका से ग्रस्त होकर वो ऐसी बात कर रहे हैं। बिल्कुल, साख तो दाव पर है ही, शायद उसी वजह से। जी सोफिया जी कहिए। अब नहीं, आपने झूठ बोला इन द सेंस कि आपने बातों को तोड़ दिया। ममता बनर्जी ने ये नहीं कहा। ममता बनर्जी ने कहा कि मरने जीने तक, मैं मरते दम तक लोकतंत्र को बचा कर रहूंगी। तो शायद आपने उस बात को ट्विस्ट कर दिया। उन्होंने नहीं कहा कि मेरे मरने वहां पर। ममता बनर्जी 90 की लड़ाकू नेत्री है, उन्होंने पश्चिम बंगाल के लिए हमेशा लड़ाई की है, वो पक्ष में थी या विपक्ष में थी, लेकिन उन्होंने यही कहा है कि मैं मरते दम तक ईवीएम हैकिंग नहीं होने दूंगी, ईवीएम में ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा सोफिया जी। चुनाव आयोग की मनमानी नहीं और चलने जो दूंगी। अधिकारों की बात करती हैं, महिला अधिकारों के लिए ना तो खड़ी होती है ना ही बोल पाती हैं, और सब हर कोई जानता है किस तरीके से महिला अपराध, अगर मामलों की बात की जाए, बढ़ता हुआ नजर आया था। फिलहाल माधवी जी, इस पर मैं आपकी टिप्पणी लेना चाहूंगा। प्रेस के सामने आकर बोली है तो ममता बनर्जी बोली है, वो मन की बात नहीं करती है। के समय कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी थी ममता बनर्जी। बिल्कुल सोफिया जी, अभया जैसे लोगों को ना, हम लोग अभया जैसे लोगों के ऊपर ना बंदूक रख के मुर्शिदाबाद में जब हिंदुओं के साथ, सोफिया जी तमाम उदाहरण हर किसी के सामने है। आप जो बात कह रही हैं शायद उसको कोई मानेगा नहीं, क्योंकि हर कोई जानता है किस तरह की स्थिति पश्चिम बंगाल में रही है। मुर्शिदाबाद की बात की जाए, दूसरे जिलों की बात की जाए, हर कोई जान रहा है कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है वहां पर। बड़ी लड़ाई लड़ी थी ममता बनर्जी ने। और खासतौर से माधवी जी, महिला आरक्षण की अगर खासतौर से बात की जाए, महिला अधिकारों की हम बात करें, महिला सुरक्षा की बात की जाए, क्या लगता है आपको, क्या वाकई अभी तक पश्चिम बंगाल की हम बात करें जहां पे खुद एक महिला मुख्यमंत्री हैं, वो महिला अधिकारों के लिए हमें आगे नजर आई हैं, महिला आरक्षण के लिए आगे नजर आई हैं? देखिए बिल्कुल मुकुल जी, जिस तरीके से महिलाओं के साथ में यहाँ पर शोषण होता है, जिस तरीके से इनके नेता जो उसमें से निकल के आते हैं, संदेश खाली का मामला ले लीजिए, चाहे वो लॉ कॉलेज का मामला ले लीजिए, इन सभी में इन लोगों के जो लोग हैं वो लिखते हैं। और ये लोग कभी नहीं भूल सकते पश्चिम बंगाल में कि आजकल मेडिकल कॉलेज वाला इंसिडेंट के बाद में लोग अपना जो है विरोध प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। पश्चिम बंगाल की स्थिति है कि महिला मुख्यमंत्री होने के नाते एक संवेदना की उम्मीद हम कर सकते हैं, लेकिन वो संवेदना दिखाई नहीं देती है। ऐसी स्थिति में वो बोलते हैं कि हम अपनी आवाज, विपक्षी होने के नाते आवाज नहीं बंद करने देंगे। भाई आप पक्ष के, आपने तो अपनी सरकार के खिलाफ जाके मार्च किया, तो ये क्या संदेश देता है कि आप इतनी निर्बल है। और दूसरी बात, जो यहाँ पे महिलाओं के साथ जो अपराध होता है उसमें आप देखिए कि आजकल मेडिकल इंसिडेंट में भी 24 घंटे से ज्यादा समय लगा था इन लोगों को एफआईआर दर्ज करने में। तो ये आंकड़े बताते हैं। सोफिया जी पहले सुन तो लीजिए, बोलने तो दीजिए उनको। ऑडियो डाउन करा दीजिए भाई। देखिए मैं चाह नहीं रहा हूँ कि आपका ऑडियो डाउन कराया जाए, बेबाकी से आप अपनी बात रखती हैं तो अच्छी बात है, सच सामने आना चाहिए, लेकिन सच सुनना भी चाहिए। देखिए सोफिया जी, इस तरीके से मैं आपके साथ चर्चा नहीं कर सकता, और हमारे जो दर्शक हैं वो भी इस तरह की चर्चा की उम्मीद नहीं रखते, क्योंकि जो स्थिति है वो सबके सामने आनी चाहिए, और जो सच्चाई है वो यही कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में जो स्थिति रही है हर कोई इसको जान रहा है। और आज की भी अगर बात की जाए, जो बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा है, और कहीं उसके पीछे जो आधार अभी तक निकल कर आता है वो डर ही नजर आता है, और वो डर कहीं ना कहीं उसकी बानगी, उसका परिचय जो है हमने यहाँ भी देखा है, और उम्मीद इसकी हम नहीं कर रहे थे, एक सार्थक चर्चा की उम्मीद करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी हमने देखा कि तर्क के अलावा बाकी जो तमाम बातें हैं वो आपने ज़रूर यहाँ पर कह दी। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, माधवी जी और साथ ही अनंत जी और सोफिया जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए, 4 तारीख को जब परिणाम सामने आएंगे तब शायद इस तरह की जो चर्चा है वो और सार्थक होती नजर आएगी, तब असल तस्वीर जो है वो सामने निकल कर आएगी। फिलहाल न्यूज़ नाइट में हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे आपदा के अलर्ट की स्वदेशी प्रणाली के बारे में भी, आखिर ये क्या प्रणाली है और कैसे आज जो मोबाइल यूजर्स हैं उनके मोबाइल में अचानक से जो अलर्ट है उनको देखने को मिला। हमें पता है, हमें पता है,
चमकी चाट से क्या बना है? क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट। ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। और चाट पपड़ी दही बल्ले। चमकी चाट से बल्ले बल्ले। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। बीमारी उम्र देखकर नहीं आती, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। आज पूरा देश उस वक्त सतर्क हो गया जब एक साथ सभी मोबाइल फोन में चेतावनी संदेश बजने लगे, आपके और हमारे फोन में भी। दरअसल देश भर में मोबाइल अलर्ट का ऐतिहासिक परीक्षण किया गया, जिसके चलते आपदा या आपात परिस्थितियों में नागरिकों को तुरंत सतर्क किया जा सकेगा। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट चेतावनी प्रणाली की शुरुआत की, जिसके लिए ना किसी डेटा की जरूरत है और ना किसी विशेष एप्लीकेशन की। आइए देखते हैं इसके बारे में और ज्यादा जानकारी। Disaster alerting service for its citizens. Launches cell broadcast using indigenous technology. पूरा देश उस वक्त अलर्ट हो गया जब एक साथ सभी मोबाइल में चेतावनी संदेश बजने लगा। ये अलर्ट केवल आपदा से पहले सुरक्षा की तैयारी ही नहीं था, बल्कि हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहे देश की एक और बड़ी उपलब्धि थी। दरअसल केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शनिवार को सेल ब्रॉडकास्ट चेतावनी प्रणाली की शुरुआत की, जिसके बाद देश भर में मोबाइल फोन पर चेतावनी संदेश आने लगे। ये अलर्ट हिंदी और अंग्रेजी में एक साथ भेजा गया, जिसमें लिखा था, भारत ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए सेल ब्रॉडकास्ट सेवा शुरू की है, जिससे नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना मिल सकेगी। सतर्क नागरिक, सुरक्षित राष्ट्र। इस संदेश को प्राप्त करने पर जनता को कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। ये एक परीक्षण संदेश है। दरअसल स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम का देशव्यापी परीक्षण चल रहा है, ताकि आपदा चेतावनियों का त्वरित प्रसार सुनिश्चित हो। इसी क्रम में सरकार ने शनिवार को परीक्षण अलर्ट भेजा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में गृह मंत्री के मार्गदर्शन में ये शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य किसी भी आपदा के समय 140 करोड़ जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। दूरसंचार मंत्री ने बताया कि इसके लिए न फोन के डेटा और न सिस्टम की जरूरत है। ये सिस्टम 2G से 5G सभी टावर का इस्तेमाल करेगा। कभी भी देश में जब आपदा आए, हमारे 140 करोड़ जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मानव संसाधन और टेक्नोलॉजी दोनों का संगम आज के दिन पर किया गया है। 21 भाषाओं में भारत का ये आत्मनिर्भर सॉल्यूशन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और गृह मंत्री जी के अध्यक्षता में देश को समर्पित किया गया है। संचार मंत्रालय के अनुसार ये प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की ओर से अनुशंसित कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल पर आधारित है। ये वर्तमान में भारत के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चालू है व भौगोलिक रूप से लक्षित क्षेत्रों में मोबाइल उपयोगकर्ताओं को SMS के माध्यम से आपदा और आपातकालीन अलर्ट प्रदान करती है। ये प्रणाली आपात स्थिति और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान लोगों को उनके क्षेत्र में तुरंत सतर्क करने के लिए विकसित की गई है। दूरसंचार विभाग ने 29 अप्रैल को इस सेवा के परीक्षण के बारे में नागरिकों को सूचित कर दिया था, ताकि किसी तरह की घबराहट न फैले और लोगों से ऐसे संदेशों को नजरअंदाज करने की अपील की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। आपदा की तत्काल सूचना मिल सकेगी। सतर्क नागरिक, सुरक्षित राष्ट्र। इस संदेश को प्राप्त करने पर जनता को कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता। तो स्वदेशी अलर्ट जो है वो आपको जल्द से जल्द अब जानकारी आप तक पहुंचा सकेगा, दूर दराज के तमाम जो क्षेत्र हैं वहां पर, और इसके लिए ना किसी डेटा की जरूरत और ना ही किसी विशेष एप्लीकेशन की। फिलहाल न्यूज नाइट में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे जम्मू से श्रीनगर वंदे भारत के सुहाने सफर की। इसकी शुरुआत हो चुकी है।
टूटते तोड़ते फूटते गिरते नानी दादी का नाम याद आता है। हमको तो एक ही नाम याद आता है, एमडीएच शाही पनीर मसाला। पनीर तो क्या मस्त बना डाला। एमडीएच का असली शाही पनीर मसाला, वो असली मसाले सच सच एमडीएच। सुमित रुक यार, कर रहा हूँ पेमेंट। चल ओए भैया थोड़ा ध्यान से। छोटे तू थोड़ा ध्यान से। सुमित की जगह सुजीत को पेमेंट कर रहा है। सुन, पेमेंट से पहले पैसे और नाम हमेशा दोबारा चेक कर, समझा? आरबीआई कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप्सीज रखना डोरी के साथ और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ, और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त सी फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? Just looking like a wow. फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत न्यूज़ नाइट में। और आइए बात करते हैं जम्मू कश्मीर में किस तरीके से रेलवे का नेटवर्क जो है वो हाई स्पीड के साथ बढ़ रहा है, और उसी वजह से हाई स्पीड यात्रा का एक नया अध्याय जो है वो भी शुरू हो गया है। जम्मू तवी श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस अब नियमित रूप से चलने लगी है, और जम्मू से श्रीनगर का सफर अब 5 घंटे से भी कम समय में पूरा होगा। 20 कोचों वाली ये ट्रेन उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर चलेगी, जिसमें चिनाब और अंजी जैसे अद्भुत पुल भी शामिल हैं। और इसके शुरू होने से न केवल यात्रा आसान होगी, बल्कि पर्यटन और स्थानीय कारोबार को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। जम्मू तवी श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस का नियमित संचालन शुरू हो गया है। ट्रेन चलने के पहले दिन काफी बड़ी संख्या में यात्री इस सुखद यात्रा का आनंद लेने के लिए पहुंचे। इस ट्रेन को 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हरी झंडी दिखाई थी। 20 कोच वाली ये ट्रेन मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी और जम्मू से श्रीनगर का सफर 5 घंटे से भी कम समय में तय करेगी। ट्रेन उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर चलेगी, जिसमें चिनाब रेल ब्रिज भी शामिल है। इससे लोगों को हर मौसम में आसान सफर मिलेगा और पर्यटन व स्थानीय कारोबार को फायदा होगा। इस सेवा के शुरू होने से लोग बेहद उत्साहित हैं। उनका कहना है कि ये किसी सपने के सच होने जैसा है। अब कम समय में अधिक दूरी आसानी से तय हो रही है। कश्मीरियों के लिए और जम्मू के लिए बहुत एक उपलब्धि है ये। इससे दोनों प्रांतों को फायदा होगा, आपस में कनेक्शन बेटर होगा। पहले हमें इसमें कम से कम 12 से 24 घंटे लगते थे और पता नहीं लगता था कि हम पहुंचेंगे भी नहीं। मैं 70s में जब जाता था ये हमें पता नहीं चला, सारे घर वाले आते थे छोड़ने के लिए, पता नहीं फिर वापस आएगा कि नहीं है। लेकिन ये अच्छी पहल है। आज मैं जा रहा हूँ, शाम को वापस आ रहा हूँ। ये इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। दरअसल वंदे भारत रेल सेवा को कटरा से जम्मू तवी तक विस्तारित करना जम्मू कश्मीर क्षेत्र के आम यात्रियों के साथ साथ पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। अब तक दिल्ली, मुंबई और अन्य स्थानों से आने वाली कनेक्टिंग ट्रेनों से जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले यात्रियों को कटरा पहुंचने के लिए रेल बदलनी पड़ती थी या अलग से सड़क परिवहन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। इस विस्तार के साथ वे सीधे जम्मू से वंदे भारत रेल सेवा में सवार हो सकेंगे और कटरा स्थित वैष्णो देवी बेस कैंप तक पहुंच सकेंगे। साथ ही श्रीनगर तक सीधी रेल सेवा के कारण अमरनाथ यात्रा के लिए यात्रियों को अब सड़क मार्ग पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे यात्रा आसान हो गई है। इस विस्तार से पूरे जम्मू कश्मीर कॉरिडोर में पर्यटन को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अब भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए ये विस्तार जम्मू कश्मीर के अनुभव करने का एक बिल्कुल नया तरीका है। जम्मू पहुंचने वाला कोई भी पर्यटक अब जम्मू तवी स्टेशन पर वंदे भारत रेल में सवार होकर खूबसूरत इलाकों से होते हुए शिवालिक की तलहटी को पार करते हुए चिनाब और अंजी पुलों के अद्भुत इंजीनियरिंग कृतियों को देखते हुए हिमालय की चट्टानों को काट कर बनाई गई सुरंगों से गुजरते हुए श्रीनगर पहुंच सकता है, जहां वो डल झील, मुगल गार्डन और घाटी के प्रसिद्ध आतिथ्य का अनुभव करने के लिए तैयार होगा। अब न तो राजमार्ग पर देरी होगी, न ही पहाड़ी रास्तों की चिंता और न ही मौसम के कारण सड़कों के बंद होने की समस्या। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सर्दियों में भी अब लोगों के लिए आवाजाही आसान हो गई है।
जब भारी बर्फबारी के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग कई दिनों तक अवरुद्ध हो जाता है। ऐसे में वंदे भारत एक्सप्रेस जीवन रेखा बनने जा रही है। वंदे भारत ट्रेन -20 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी आसानी से दौड़ सकती है। कुल मिलाकर वंदे भारत एक्सप्रेस का विस्तार आम लोगों के साथ साथ पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों को नया और अद्भुत अनुभव देने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो अनुभव जो है ना सिर्फ सुहाना बल्कि अब खूबसूरत भी होने जा रहा है। अब आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, प्रसिद्ध गीतकार और लेखक प्रसून जोशी को प्रसार भारती का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के इस फैसले पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रसून जोशी के नेतृत्व में प्रसार भारती को नई ऊर्जा और रचनात्मक दिशा मिलेगी। आपको बता दें कि प्रसून जोशी साहित्य, विज्ञापन और सिनेमा की दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं और उनकी रचनाएं भारतीय संस्कृति की गहराई को दर्शाती हैं। इससे पहले वे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। गौरतलब है कि प्रसार भारती, जिसमें आकाशवाणी और दूरदर्शन शामिल हैं, देश में सूचना, शिक्षा और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रसार में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में प्रसून जोशी की नियुक्ति को सार्वजनिक प्रसारण के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और आइए बात कर लेते हैं जनगणना को लेकर। दरअसल आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीक्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है, जो कि 30 मई 2026 तक जारी रहेगी। यह कार्य इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वयं गणना के 15 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है। इसमें प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्रित करेंगे। इस बीच स्वयंगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। यह सुविधा ऑनलाइन रूप से 15 मई तक रहेगी। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर जानकारी ली जाएगी। उधर बिहार में स्वयंगणना की 15 दिन की अवधि कल समाप्त हो गई। आज से राज्य में घर घर जाकर मकान सूचीकरण गणना आरंभ हो चुकी है और ये 31 मई तक चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग में 2 नए पूर्णकालिक सदस्यों डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम अनिया की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम के पास ग्रामीण और आदिवासी समुदायों के साथ काम करने का 40 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वह कर्नाटक स्थित स्वामी विवेकानंद यूथ मूवमेंट के संस्थापक हैं और इससे पहले भारत के क्षमता निर्माण आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। वहीं डॉक्टर जोरम अनिया अरुणाचल प्रदेश से आने वाली एक शिक्षाविद हैं और पूर्वोत्तर भारत में जनजातीय ज्ञान प्रणाली तथा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जानी जाती हैं। इन नियुक्तियों को नीति आयोग को जमीनी अनुभव और क्षेत्रीय विशेषज्ञता से और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। और इसी के साथ ही न्यूज नाइट में फिलहाल वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे महिला T20 वर्ल्ड कप के लिए कौन क्रिकेट टीम जो है वो घोषित कर दी गई है, कौन से हैं वो चेहरे, इस ब्रेक के बाद। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। अकाउंट ब्लॉक मत कीजिए, मैं अभी OTP देता हूँ। शंकर थोड़ा ध्यान से। सर आप थोड़ा ध्यान से। बैंक कभी OTP, पिन या आपकी पर्सनल जानकारी नहीं मांगता। ये फ्रॉड है, फ्रॉड। RBI कहता है OTP या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज नाइट और आइए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। खाड़ी क्षेत्र में एक बार फिर जो तनाव है वो बढ़ गया है। दरअसल ईरान के नए प्रस्ताव को अमेरिका ने फिलहाल स्वीकार नहीं किया है।
इस प्रस्ताव में हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोलने और प्रतिबंध हटाने की बात कही गई थी, लेकिन अमेरिका के इनकार के बाद अब हालात और बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। खाड़ी क्षेत्र में तनाव के बीच सुलह की कोशिश नाकाम होती नजर आ रही है। ईरान ने ऐसा प्रस्ताव रखा जिसमें पहले जंग को विराम देने, हमले रोकने और हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खोलने की बात कही गई ताकि भरोसे की जमीन तैयार हो सके और फिर उसी भरोसे के आधार पर परमाणु कार्यक्रम जैसे जटिल मसलों पर बातचीत आगे बढ़े। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस पहल को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि यह प्रस्ताव उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता। उनका कहना है कि कोई भी समझौता तब तक मुमकिन नहीं जब तक ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से पूरी तरह रोका न जाए। I'm dealing with some quite brutal people right now in the lovely country of Iran. They are very brutal, and I will tell you, we're doing very well. You cannot give Iran a nuclear weapon. It's all I can say. You can. Because they would use it on a place called Israel very quickly, and they would use it in the Middle East, and they'd use it in Europe, and I guess we'd be next, and it's not going to happen. Don't worry about it. दूसरी ओर ईरान ने भी अपने तेवर सख्त कर लिए हैं और इजरायल के साथ संभावित हमलों की आशंका जताते हुए अपनी सैन्य तैयारी का संकेत दिया है। ईरानी सैन्य अधिकारी मोहम्मद जाफर असादी ने अमेरिका के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि अमेरिकी अधिकारियों के कार्य और बयान मुख्य रूप से मीडिया प्रेरित हैं, जिनका पहला उद्देश्य तेल की कीमतों में गिरावट को रोकना और दूसरा उस गड़बड़ी से खुद को बाहर निकालना है जो उन्होंने खुद पैदा की है। हमारे सशस्त्र बल अमेरिकियों की किसी भी नई हिमाकत का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। एक तरफ बातचीत का दरवाजा खुला रखने की कोशिश है तो दूसरी तरफ टकराव की आहट भी साफ सुनाई दे रही है। ये खींचतान अब खाड़ी क्षेत्र तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरी दुनिया की सियासत, सुरक्षा और तेल की कीमतों को प्रभावित कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आपको बता दें, कोसी और गंडकी परियोजना की संयुक्त समिति की 11वीं बैठक का आज समापन हो गया। ये बैठक नेपाल की राजधानी काठमांडू में 30 अप्रैल को शुरू हुई थी। बैठक में दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रही कोसी और गंडक परियोजनाओं से संबंधित विभिन्न तकनीकी और प्रशासनिक मुद्दों पर सार्थक चर्चाएं हुई। बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व बिहार जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार भल्ला ने किया, जबकि नेपाल का प्रतिनिधित्व जल संसाधन विभाग के महानिदेशक मित्र बराल ने किया। बैठक में नेपाली प्रतिनिधिमंडल ने कोसी और गंडक परियोजनाओं के मुख्य क्षेत्रों, जिसमें नहरें, बैराज क्षेत्र और तटबंध शामिल हैं, से अतिक्रमण हटाने पर सहमति व्यक्त की, ताकि परियोजनाओं का संचालन और रखरखाव सुचारू रूप से सुनिश्चित किया जा सके। वहीं वीरपुर में कोसी क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति से बचाव के लिए दोनों पक्ष कटाव नियंत्रण पर सहमत हुए। साथ ही ये भी सहमति बनी कि कोसी परियोजना के तहत पट्टे पर दी गई भूमि का सीमांकन एक निर्धारित समय सीमा के भीतर जीपीएस तकनीक का उपयोग करके और भौतिक रूप से मौके पर जाकर पूरा किया जाएगा। नेपाली पक्ष ने आश्वासन दिया है कि बाढ़ के मौसम के दौरान जब कोसी नदी में जल प्रवाह अधिक होता है तो स्थानीय नागरिकों द्वारा की जाने वाली कटाई, मछली पकड़ने और अन्य गतिविधियों के कारण कोसी बैराज के सामान्य संचालन में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाएगा। भारत ने नेपाल में पश्चिमी कोसी मुख्य नहर और वाल्मीकिनगर गंडक बैराज में जल निकासी और जल भराव का निरीक्षण करने और उन्हें हल करने पर सहमति व्यक्त की है। नेपाली पक्ष का अनुरोध पर भारत द्वारा ईमेल के माध्यम से नेपाल प्रभाग में किए जा रहे कार्यों की नियमित रूप से सूची और सैटेलाइट तस्वीरें उपलब्ध कराने पर भी सहमति बनी है। न्यूज नाइट में आइए अब बात कर लेते हैं खेल जगत की खबरों की। आपको बता दें, महिला T20 विश्व कप के लिए शनिवार को 15 सदस्यीय भारतीय महिला क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई। मुंबई स्थित बीसीसीआई के मुख्यालय में चयन समिति की बैठक के बाद टीम का ऐलान किया गया। महिला T20 विश्व कप की शुरुआत 12 जून से होगी और भारतीय टीम अपने अभियान का आगाज 14 जून को पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से करेगी। वनडे विश्व कप का ताज उठाने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम अब तैयार है T20 वर्ल्ड कप में अपना धमाल मचाने के लिए। जिन कंधों पर इसकी जिम्मेदारी होगी, उस दल की घोषणा शनिवार को मुंबई स्थित बीसीसीआई के कार्यालय में हुई। महिला T20 विश्व कप 12 जून से 5 जुलाई तक इंग्लैंड और वेल्स में खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम इस प्रकार है: हरमनप्रीत कौर कप्तान, स्मृति मंधाना उप कप्तान, शेफाली वर्मा, जेमिमा रॉड्रिगेज, भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, श्री चरनी, यास्तिका भाटिया, नंदिनी शर्मा, अरुंधति रेड्डी, रेणुका ठाकुर, क्रांति गौड़, श्रेयंका पाटिल और राधा यादव।
विश्व कप में शामिल 12 टीमों को 2 ग्रुपों में बांटा गया है। प्रत्येक ग्रुप में 6 टीमें शामिल हैं। भारत को ग्रुप 1 में रखा गया है। ग्रुप 2 में इंग्लैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, श्रीलंका और वेस्टइंडीज शामिल है। भारतीय महिला टीम ने अब तक T20 विश्व कप का खिताब नहीं जीता है और आगामी संस्करण में टीम पहली बार विजेता बनने का प्रयास करेगी। इससे पहले 2020 में भारतीय टीम फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारकर उपविजेता रही थी। साल 2024 में भारतीय टीम ग्रुप चरण में ही बाहर हो गई थी। इस तरह टीम ने अब तक खेले गए विश्व कप के कुल 9 संस्करणों में 2009, 2010, 2018 और 2023 में सेमीफाइनल तक का सफर तय किया। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और आपको बता दें, भारत के दिग्गज मुक्केबाज MC मैरी कॉम ने ग्लोबल बॉक्सिंग सीरीज का समर्थन किया है। उनके अनुसार देश में खेल के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण और उभरते मुक्केबाजों के लिए एक अहम मंच साबित हो सकता है। देश की स्टार मुक्केबाज और 6 बार की विश्व चैंपियन मैरी कॉम एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। वजह है ग्लोबल बॉक्सिंग सीरीज को लेकर उनका बयान। मैरी कॉम के मुताबिक देश में बॉक्सिंग के क्षेत्र में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन हर प्रतिभा के साथ न्याय हो सके इसके लिए विभिन्न प्लेटफॉर्म्स बेहद जरूरी हैं। इस कड़ी में उनके मुताबिक ग्लोबल बॉक्सिंग सीरीज अहम साबित हो सकती है। पेशेवर सर्किट नए अवसर प्रदान करता है, खासकर उन लोगों के लिए जो शौकिया मुक्केबाजी में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करते हैं। बॉक्सिंग में एमेच्योर गेम का अलग है, प्रोफेशनल अलग है और इसमें राउंड लेवल भी अलग है, रूल भी अलग है। ये सारे सिस्टम मतलब ये अलग तरीका से फायदा। ये बच्चा लोग ये प्लेटफॉर्म मिला मेरे ख्याल से, जो भी एमेच्योर में आगे नहीं बढ़ पाया, कम से कम इधर प्रो में अच्छा मेहनत करेगा, अच्छा खासा मतलब पैसे भी थोड़ा फाइनेंशियली मिल जाएगा। ये बहुत मेरे ख्याल से अच्छा है। ओलंपिक पदक विजेता ने दृढ़ता के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि सफलता यूं ही नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति का भी होना अनिवार्य है। हार्ड वर्क, ट्रेन हार्ड, अचीव something in life, either amateur or professional. At least, to get this kind of platform and earn some money for a family, for your relative, at least get some job after this, achieve something in this. 43 साल की मैरी कॉम रिंग में उतरने का संकेत दे चुकी हैं। उनके अनुसार खेल के प्रति उनका जुनून अभी भी प्रबल है। जाहिर तौर पर मुक्केबाजी की दुनिया में मैरी कॉम का जो कद है, उस नजर से उनके द्वारा की गई हर बात का मोल अनमोल हो जाता है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो फिलहाल के लिए न्यूज नाइट में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे